आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। एक बार सभी लोग जो लोग इस बार आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, पैटर्न को समझ लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आज हमारा यह तीसरा क्लास है, तीसरा क्वेश्चन पेपर है। ऑलरेडी मैंने आपको 2 क्वेश्चन पेपर करा दिया था, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स अब हम लोग आज का सेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और देखिए एनटीपीसी, और पिछली बार जो वैकेंसी आई हुई थी ये 2019 में आई हुई थी। यहाँ पर नोटिफिकेशन ये नंबर भी दिया गया है CEN 01/2019, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी, ठीक है। और जो पेपर हुआ था ये 3/3/2021 का पेपर है, आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा एनटीपीसी लिखा गया है सेक्शन में। पहला प्रश्न जो है देख लीजिए, मैथ का प्रश्न है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। इसका जो है वैल्यू ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। यहाँ पर देखिए tan 25 दिया गया है, तो हम tan 25 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ठीक है ना। ये कितना होता है इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में से हम लोग 65 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, tan 25 आ जाएगा। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा cot 65 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, आपको पता नहीं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा cot 65। तो यहाँ पर देखिएगा cot 65 और यहाँ पर tan 65 है, ठीक है ना। ये cot 65 हो गया, यहाँ पर tan 65 है, तो आपका tan थीटा इंटू cot थीटा हो जाएगा। मतलब एक ही वैल्यू है 65 डिग्री और 65 डिग्री। आप देख सकते हैं सब गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स tan 35 को, तो हम लोग tan 35 को कैसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा cot 55 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये cot 55 हो गया और यहाँ पर देखिएगा ये tan 55 है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और tan 45 का वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है। तो सब गुना में है, यहाँ पर देख लीजिए 3 गुना 1, ठीक है ना, फिर गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर 3 दिया गया है। समझ गए ना फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा दूसरा प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की SI यूनिट क्या है, इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है, तो इसकी इकाई जो है ये वेबर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए फैराड दिया गया है। फैराड जो है ये धारिता की इकाई है, किसकी है, धारिता की यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद हेनरी दिया गया है। हेनरी जो है ये आपका प्रेरकत्व का यूनिट है, ठीक है। और पास्कल जो है ये आपका दाब का यूनिट है, ये आपको भी पता होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पर देखिए भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है ये चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। अच्छा यहाँ पर विलियम जोन्स है। कल वाला जो क्वेश्चन पेपर था आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें मैंने बताया भी था, प्रश्न पूछा भी गया था कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो 1784 में जो है विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दुगुनी हो जाएगी। ध्यान से पढ़िएगा, वैसे मैथ का सॉल्यूशन आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ आपको जब पूरा 5 क्वेश्चन पेपर मैं प्रीवियस ईयर का करा दूंगा तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है ना, पूरा 5 क्वेश्चन पेपर, और वहाँ से आप मैथ का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए आंसर ऑलरेडी टिक लगा करके रखा हुआ है इसमें। देखिए 6 वर्ष के बाद सुनील की आयु कमल से जो है दुगुनी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। उसके बाद कह रहा कि 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। यानी कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो कमल की आयु कितनी मान लेते हैं, कमल की आयु x मान लेते हैं इस वाले स्टेटमेंट के अनुसार, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पहले सुनील की आयु जो है कमल से 4 गुनी थी, तो यानी कि सुनील की आयु कितना हो जाएगी 2 वर्ष पहले, तो ये 4 साल हो जाएगी, मतलब 4x हो जाएगी। अच्छा अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान की, ठीक है। तो वर्तमान में हम बात करते हैं तो कमल की आयु कितना हो जाएगी, चूंकि ये 2 वर्ष पहले की बात है तो वर्तमान में x+2 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी हो जाएगी 4x+2, ठीक है ना। 2 वर्ष पहले और आज वर्तमान में 2 वर्ष के बाद हो जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब इस वाले स्टेटमेंट पर आते हैं कि 6 वर्ष के बाद, तो प्लस हम इसमें 6 कर देंगे दोनों साइड, ठीक है ना। 6 वर्ष के बाद करें कि सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी। सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी, तो ये वाला सुनील की आयु है, ये वाला दुगनी हो जाएगी। तो इधर वाले में हम लोग इक्वेशन को हम लोग बराबर करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा, ये 6 दूना 8 हो जाएगा, और गुना 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, तो 4x + 8 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए 2x और इधर भेज देंगे इसको तो माइनस में चला जाएगा ये, तो उधर 2x बच जाएगा, ठीक है ना, 2x इधर, और इधर 8 बच जाएगा, इधर 8 माइनस में आ जाएगा तो 16 में से 8 गया, यानी कि x = कितना बच गया, 4 बच गया। क्लियर। अब पूछ रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करना है कमल का, तो कमल का वर्तमान आयु ये है, ये 2 वर्ष पहले था और इसमें हमने 2 जोड़ दिया था, तो देखिए 4 आया है, तो 4 चौका 16 और +2 18। 1 मिनट रुक जाइए, नहीं कमल का तो ये है ना, कमल का ये है, तो x+2 हो जाएगा, ये सुनील का है, तो ये आपका हो जाएगा 4 और +2, तो इसलिए यहाँ पर 6 दिया गया है। बात समझ में आ गई। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको सॉल्व करिए आप लोग, बहुत ही आसान है ये, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करिए इसको आप लोग खुद से मैथ का, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए, या फिर जब PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पर तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए 1857 का जो आपका क्रांति हुआ था, उसमें बिहार से अगर पूछा जाए तो वीर कुंवर सिंह जी ने किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, तात्या टोपे और एक और नाम है नाना साहब कानपुर से इन्होंने किया था। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु। यहाँ पर दे रखा है, देखिए ऑप्शन में 3 में है, 6 वर्ष की आयु या फिर 65 वर्ष की। 6 वर्ष की अवधि होती है, यानी कि 6 वर्ष उनका टर्म होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आपको भी पता है कि अभी जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं, और उनका क्रम बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो भारत के 25वें निर्वाचन आयुक्त हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। स्वेज नहर, अच्छा स्वेज नहर जो है ये जोड़ता किसको है, आप मुझे कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। अगर हम बात करते हैं स्वेज नहर के बारे में, तो व्यापार के लिए स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया था, ठीक है ना। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि व्यापार के लिए कब जो है स्वेज नहर को खोला गया था, तो 1869 ईस्वी में। अच्छा इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1956 में, ठीक है ना। मिस्र यहाँ पर इजिप्ट राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, इसको सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, बहुत ही आसान है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी PDF से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक आयत की लंबाई दोगुनी की जाती है और उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल बना रहे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो मान लीजिए एक लंबाई x है और चौड़ाई कितना है y है, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। कह रहा है कि लंबाई अगर इसका दोगुना कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली क्या करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर ये वाला कंडीशन कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये वाला फिर बच जाएगा पुराना वाला। तो अगर लंबाई को दुगुना किया जा रहा है तो चौड़ाई को आधा किया जाना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, चौड़ाई आधी की जानी चाहिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, बताइए। देखिए ये जो क्रायोजेनिक इंजन है ना, इसका उपयोग रॉकेट लॉन्चिंग में किया जाता है, ठीक है। अगर प्रश्न बने कि क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है किस रूप में, तो रॉकेट लॉन्चिंग में किया जाता है और इसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और फ्रेंड्स आप लोग जो है अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, कि अभी आप कितना नंबर ला रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, हाँ ये वाला हो गया। चलिए 13 नंबर है, सिंप्लीफाई करना है, आप कर लीजिएगा बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है नेशनल लाइब्रेरी, ये कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कलकत्ता में है, ठीक है, याद रखिएगा कोलकाता में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। कौन सा कंप्यूटर वायरस है, तो इसका नाम है माइक्रो वायरस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको दी गई जानकारी के अनुसार से जो है यहाँ पर बताना है रोहित और मीनू के बीच में कौन बैठा हुआ है। रोहित और मीनू के बीच में सबसे पहले ये आप पढ़िए कि 6 दोस्त हैं, प्रीति, कमल, रोहित, स्वीटी, मीनू और उमेश एक वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यानी कि 6 दोस्त हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ये हो गया 5वां और एक हो गया 6ठा, ये 6 दोस्त हैं, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है कि मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। ये मान लीजिए मीनू है, मीनू रोहित के, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरा स्थान पर बैठी है, ठीक है ना, पहला और ये दूसरा स्थान, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा हुआ है। ये जो रोहित और प्रीति के बीच में उमेश बैठा हुआ है, तो उमेश ये वाला लड़का हो जाए, मतलब ये वाला हो जाएगा, यहाँ पोजीशन हो जाएगा इसका। उसके बाद कह रहे हैं कि स्वीटी प्रीति के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है। कौन, तो स्वीटी प्रीति के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है, ये स्वीटी। 5 कंडीशन दे दिया गया, 6ठा बच गया कमल, तो यहाँ पर आपका ऑब्वियसली कमल ही बैठा होगा। कंडीशन हो गया पूरा फुलफिल। अब कह रहा है कि रोहित और मीनू के बीच में, तो ये हुआ रोहित और ये हुआ मीनू, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, तो कमल बैठा हुआ है, कमल। तो देख रहे हैं ना, कमल आंसर में दे रखा है, आप लोग भी बनाइएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये रीजनिंग वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड के आदेश पत्र, जिसको कि उड डिस्पैच कहा जाता है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किसके सुधार से था। तो देखिए उड डिस्पैच को 1854 में जो है लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया था, ठीक है ना। और ये जो उड डिस्पैच है, इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ने कार्टा के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ने कार्टा के रूप में जाना जाता है उड डिस्पैच को। तो ये सन रखिएगा याद आप ज़रूर, ठीक है ना, शिक्षा से संबंधित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यहाँ पर आपका HCF निकालना है इनका, ये सब आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स देखिए कह क्या रहा है, ये कंडीशन में आपको बता दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसकी रैंक 5वीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि PQRSTU एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक छात्र हैं। यानी कि आप किसी क्लास में मान लीजिए टॉप 6 में जो स्टूडेंट हैं वो आपका यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, 6 ही यहाँ पर नाम दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक हो गया। पहले इस तरह से आप बना लीजिए। अब उसमें कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यू की रैंक R और S के रैंक के बीच में है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये क्यू है, इसकी रैंक R और S के बीच में है, हो गया क्लियर।
चलिए उसके बाद करें कि क्यू का रैंक चौथा है, तो आप देख सकते हैं ऊपर से 1 2 3 और ये 4, क्यू का रैंक चौथा है। क्लियर। और टी और एस के रैंक के बीच में 2 छात्र हैं, टी और एस के, तो एस तो यहाँ हो गया, यहाँ अगर टी करेंगे तो 2 छात्र नहीं आ रहा, यानी कि टी यहाँ पर है। क्लियर। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। उसके बाद करें कि उनमें से टी की रैंक न्यूनतम है, बिल्कुल ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, छठा नंबर पर है। यू की रैंक जो है पी की रैंक के ठीक ऊपर है। यू की रैंक जो है ये टी, अब तो यही बच रहा है ना, ये यू के मतलब टी के ऊपर है यू, यानी कि 1 नंबर पर आपका टी हो गया, 1 नंबर पर आपका यू हो गया, 2 नंबर पर टी, 3 नंबर पर एस, 4 नंबर पर क्यू, 5 नंबर पर आर और 6 नंबर पर टी। तो इनमें से 5वीं रैंक किसकी है, तो 5वीं रैंक यहाँ पर आप देख सकते हैं आर की है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सैप्रोफाइटिक फंगस, बताइए सॉरी। तो देखिए इनमें से कौन जो है सैप्रोफाइटिक फंगस का उदाहरण है, तो ये आपका पेनिसिलियम हो जाएगा, पेनिसिलियम, ठीक है ना। और देखिए वह कवक जो मृत पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग सैप्रोफाइटिक कवक के रूप में जानते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें से पेनिसिलियम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 1 ईबी में कितना, मतलब इसमें से क्या होगा। अब देखिए 1 ईबी का मतलब क्या है, तो एक्साबाइट, ठीक है, एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होता है, ठीक है। 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट्स होता है, ये पेटाबाइट से ध्यान रखिएगा। अच्छा 1 पेटाबाइट्स जो होता है, 1 पेटाबाइट्स में 1024 टेराबाइट होगा, 1024 टेराबाइट होगा। अच्छा एक जो टेराबाइट है, 1 टेराबाइट उसमें 1024 मेगाबाइट होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा 1 मेगाबाइट जो होता है उसमें 1024 किलोबाइट होता है, ठीक है। चलिए जी भी कह सकते हैं उसको। देखिए यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे, राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका बुतरस घाली, ठीक है ना। ये किस देश के थे, तो ये मिस्र के थे, ठीक है, याद रखिएगा ये मिस्र के थे, क्लियर। चलिए यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, जो कि मतलब अफ्रीका महाद्वीप से थे, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से पहले महासचिव थे बुतरस घाली, जो कि मिस्र से, इजिप्ट से थे। उसके बाद देख लीजिएगा ये विशेष कूट दे रखा है और कह रहा है कि इस कूट भाषा में कॉकरोच इज इंसेक्ट को लिखा जाता है मतलब इस तरह से PQMR और LO से। अब यहाँ से तो आप पकड़ नहीं सकते हैं कि किसको क्या लिखा गया, तो अगला लाइन पढ़ेंगे, इंसेक्ट आर स्पीसीज। अब इसमें से देखिए कौन सा इसमें से वर्ड कॉमन है, तो इंसेक्ट इसमें से कॉमन है, तो आप इसमें से पकड़ सकते हैं कि इंसेक्ट के लिए जो है, इंसेक्ट के लिए क्या लिखा गया है। तो इंसेक्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें MR PQMR, हाँ MR इसमें से कॉमन है, यानी कि इंसेक्ट के लिए MR लिखा गया है, क्लियर। अब आगे कह रहा है कि इज कॉकरोच स्पीसीज। अब यहाँ पर देखिए इज और कॉकरोच, इसमें से इज भी है और कॉकरोच भी है, दो कंडीशन मिल गया। स्पीसीज यहाँ भी लिखा गया है, तो हमने तो अभी कॉकरोच का पकड़ लिया कि क्या है, कॉकरोच का नहीं, इंसेक्ट का पकड़ा है, कॉकरोच नहीं मिला है, ठीक है ना। अगला देखिएगा कि स्पीसीज इंसेक्ट को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इज कॉकरोच स्पीसीज, अब यहाँ पर देखिए इज कॉकरोच यहाँ पर है, यानी कि 2 कंडीशन तो यहाँ पर आपको मिल गया है ना, इसमें से जो तीसरा इसमें से नहीं होगा ना, वो आपका स्पीसीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्पीसीज जो होगा वो आपका स्पीसीज का क्या हो जाएगा, स्पीसीज का देखिए इसमें PQMR LO है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं LO PQ, और यहाँ पर ये वाला जो है तो स्पीसीज का आपका FL हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं FL हो जाएगा। तो वही पूछता है इंसेक्ट और स्पीसीज क्या हो जाएगा, तो इंसेक्ट का MR हो गया और स्पीसीज का FL हो गया, इसीलिए ये वाला सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि उस विकल्प का चयन करें जो निश्चित तरीके से निम्नलिखित संख्याओं के साथ संगत है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 361 दे रखा है, ठीक है। तो ये 19 का मेरे ख्याल से स्क्वायर है, तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आ जाएगा। देख लीजिए 19 गुना 19, तो 19 9 171, और ये 19 का 19 हो जाएगा, तो 1 9 7 16 और हासिल 1 1 1 2 1 3 361, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा किसका, ये 27 का है शायद स्क्वायर, सब देख लीजिए एक बार 27 का, तो 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18
और 27 दूना 14, तो 9 8 4 12, 5 1 6 1 7, हाँ ये 27 का है। और ये वाला किसका है, ये 29 का है, ठीक है ना, ये 19 27 29। अब इसमें से ये 5 से 29 जो है ना, ये 23 का है, 23 का है, देख लीजिएगा आपका 3 3 9, 3 दूना 6 और 23 दूना 46, 9 6 6 12 और 4 1 5, 529। तो ये स्क्वायर वाला ये वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है, संगत है ये। चलिए 529 राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा है सबका। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। मैदान के लिए उत्तरदायी है, नहीं पूछा गया, एक नहीं है, ठीक है ना, वही तो समझ में आ गया, नहीं पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा। तो ये गोदावरी नहीं उत्तर भारत के लिए, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। गोदावरी दक्षिण भारत में है, ठीक है, दक्षिण गंगा इसको कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो कावेरी को कहा जाता है। इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका 5 का क्यूब है शायद, ठीक है, 5 25 25 125, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 चक्के 36 और फिर 6 करेंगे तो 7 चक्के 36, 6 का 18, 3 21, ठीक है। उसके बाद 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7 से 49, 7 7 9 63, ठीक है, और 7 चौका, जो लोग कमज़ोर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, गुना कर करके 9 7 63 और हासिल 6 बचा, 7 चौका 28 और 6 34। तो ये 7 का क्यूब है, तो 5 6 7, अगला होगा 8 का, ठीक है, ये वाला हो जाएगा 8 8 64 और 8 कर लीजिए फिर गुना, तो 8 चौका 32, हासिल 3 और 8 6 48 3 51, 512, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नॉर्वे के स्वालबोर्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी अल्सर्न, यहाँ पर लिखा गया है, में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, तो इसका नाम जो है हिमाद्री, कहाँ पर, ध्यान रखिएगा, आर्कटिक में, आर्कटिक में, आर्कटिक में, ठीक है, ये हिमाद्री है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दक्षिण गंगोत्री भी दे रखा है, तो दक्षिण गंगोत्री है, ये भारत की पहली अंटार्कटिक में, अंटार्कटिक, ये आर्कटिक है और ये अंटार्कटिक में है, ठीक है, ये कहाँ पर है, अंटार्कटिक में है, पहली अनुसंधान केंद्र है। मैत्री जो है, मैत्री यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका अंटार्कटिक में दूसरा है, पहला है ये अंटार्कटिक में, ये अंटार्कटिक में दूसरा हो गया, और यहाँ पर भारतीय देख रहे हैं, ये आपका अंटार्कटिक में तीसरा हो गया। और ये प्रश्न में आर्कटिक पूछा गया जो कि हिमाद्री होगा, अंटार्कटिक पूछेगा तो पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। चलिए एक ठोस गोलाकार केंद्र का आयतन दे रखा है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा, बना लीजिएगा। राष्ट्रीय कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर, उनकी किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको भी पता है उर्वशी के लिए इनको दिया गया था, कब, तो 1972 में, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ईयर भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया। अब आपको 2024 वाला याद रखना है, 2024 में कौन करेगा, तो ब्राज़ील करेगा, ठीक है ना, ब्राज़ील करेगा, ब्राज़ील करेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निजी सूचीबद्ध 4 अक्षर समूह से 3 किसी तरह से संगत हैं, 1 असंगत है, मतलब 3 एक समान है, 1 मतलब उनसे भिन्न है, तो वही असंगत का चयन आपको करना है। अब देखिए Q, S और U, तो यहाँ पर देखिए Q के बाद S, S के बाद U, यानी कि एक एक गैप है, यहाँ पर एक एक का गैप हो रहा है। Q के बाद R छोड़ के S आ गया, S T छोड़ के U, इस तरह दिया गया। अब देखिए X Z C, देखिए X के बाद क्या आएगा, Y आएगा, Y के बाद क्या आ जाएगा, Z आएगा, Z के बाद फिर इधर आएंगे A B और C, यानी कि X Y गैप करके Z दे रखा है और 2 गैप करके यहाँ पर C दे रखा है, यानी कि अब 1 का गैप, 1 का गैप और 2 का गैप, ठीक है, 1 का गैप क्लियर और 2 का गैप है, मतलब ये वाला कंडीशन है। उसी प्रकार से देखिए C D E F G H, देखिए C 1 का गैप देखिए E देखा है, फिर 2 का गैप देखिए H लिख रहा है, तो बिल्कुल ये दोनों तो एक समान हो गए, तीसरा भी वही होगा, क्लियर। तो चौथा भिन्न है क्योंकि 1 1 का यहाँ पर अंतर है, लेकिन यहाँ पर 1 और फिर अगला स्टेप 2 का डिफरेंस हो रहा है। चलिए
कह रहा है कि कोई नीला काला नहीं। ये सब मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से, पिछला आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से बताया था इसको। ठीक है, कह रहा है कि कोई नीला काला नहीं है। मान लीजिए कोई भी नीला है, ये आपका काला नहीं है, मतलब कोई टच नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, टच नहीं कर रहा है। कोई काला सफ़ेद नहीं है, कोई काला भी सफ़ेद नहीं है। ठीक है, कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं, कुछ सफ़ेद, मान लीजिए ये कुछ सफ़ेद यहाँ पर टच किया, ये स्लेटी हैं। ठीक है, और सभी स्लेटी हरे हैं, तो ये सभी स्लेटी जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे, हरे हैं, ये हरा हो गया। ठीक है, अब प्रश्न पढ़िए, कह रहे कि कुछ हरे काले नहीं हैं, कुछ हरे काले नहीं है, बिल्कुल ये आपका सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। कुछ सफ़ेद हरे हैं, कुछ सफ़ेद हरे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा करें कि सभी हरे स्लेटी हैं, सभी हरे स्लेटी है, नहीं सभी स्लेटी हरा होगा, लेकिन सभी हरा स्लेटी नहीं होगा। ठीक है ना, तो पहला और दूसरा कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, देख भी सकते हैं आप, पहला और दूसरा देख सकते हैं, पहला और दूसरा पालन कर रहा है। आप भी इस तरह से बनाइएगा, बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं विषम संख्याओं का, तो n²। ठीक है ना, तो 10 है, तो आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर करना है, 10 संख्या पूछा गया है, तो आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं 100, और माध्य निकालना तो 10 नंबर है तो बटा 10 कर दीजिएगा, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप चाहें तो काउंट भी करके आप लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। ठीक है, 1 3 5 7 10 ही तक तो गिनना है, उस तरह से भी आप जोड़ करके बटा 10 कर देंगे, आ जाएगा। चलिए, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? पुराना क्वेश्चन है, नया वाला याद रखिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं उनका नाम है क्रेग फुलटन। क्या नाम है? क्रेग फुलटन इनका नाम है। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, क्रेग फुलटन। देखिए ये बना लीजिएगा, क्लियर ना। चलिए, उसके बाद देखिए, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ शब्द मुख्यतः अलग गया है। ठीक है, तो काली मिट्टी का महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विस्तार कहेंगे तो महाराष्ट्र यहाँ पर दे रखा है। गुजरात में भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत कर्नाटक में भी बेशक पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः वर्ड रखा गया है, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर महाराष्ट्र दिया गया है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और इसमें कपास की खेती बड़ी बढ़िया तरीके से किया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय यानी कि कॉस्ट्यूम म्यूजियम जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो कॉस्ट्यूम म्यूजियम जो है ये आपका गोवा में हो जाएगा। ठीक है ना, गोवा में है कॉस्ट्यूम म्यूजियम, और इसका नाम याद रखिएगा, मोडा गोवा म्यूजियम इसका नाम है, मोडा गोवा म्यूजियम। ठीक है, इसका नाम है मोडा गोवा म्यूजियम। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, बहुभुज में पॉलीगॉन की बात हो रहा है, इसमें बाहरी कोण जो होता है, बाहरी कोण होता है कितना? 180 डिग्री माइनस आंतरिक कोण। यहाँ मैं सीधे आंतरिक सिर्फ लिख देता हूँ, आंतरिक कोण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कह रहे कि प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री, यानी कि बाहरी कोण आपका निकल जाएगा कितना? 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री। ये आपका आ गया बाहरी कोण, निकल के आ गया। अब कह रहा है कि नहीं कि अगर इसमें से हम बात करते हैं बाहरी कोण का योग, एक फॉर्मूला होता है बाहरी कोण का योग, यहाँ पर मैं बाहरी लिख देता हूँ, बाहरी कोण का योग ये होता है आपका भुजाओं की संख्या। क्या होता है? भुजाओं की संख्या। तो मान लीजिए भुजाओं की संख्या हम n मान लेते हैं, और प्रत्येक बाहरी कोण का मान, तो प्रत्येक बाहरी कोण का मान कितना है? 40 है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या ये आपको निकाल लेना है। क्लियर, आप निकाल लीजिएगा ना भुजाओं की संख्या। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा n = 360/40। ठीक है, 300, और किसी भी बहुभुज के जो बाहरी कोण का योग होता है ना, ये 360 डिग्री होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो 360 बराबर n × 40, और यही है नंबर ऑफ आपका साइड भुजाओं की संख्या। तो 360/40 हो जाएगा, इधर आएंगे तो 4 से 0 से कट गया, 4 9 36, 9 आंसर आ गया। ठीक है, 9। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, ये सब बना लीजिएगा आप, ये सब भी आप बना लीजिएगा।
देखिए वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको भी पता है ये उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए विकल्प में जो आपका असंगत विकल्प है उसका चयन करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सी का पोजीशन यहाँ पर 3 है और ओ का पोजीशन कितना होता है? पोजीशन वैल्यू ओ का, तो ओ का होता है 15, तो 15 और 3 18 सही दिया गया है। बी का आपका होता है कितना? 2, और जे का कितना होता है? जे का 10 होता है, तो 12 बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद के का कितना होता है? तो के का आपका होता है 11, और एल का कितना होता है? एल का 12, तो 11 12 23 ये भी सही दिया गया है। बी का 2 होता है, और यू का कितना होता है? यू का 22 होता है, 1 मिनट रुक दिए, 21 होता है, तो 21 और 2 23 होगा, तो ये गलत दिया गया है, ये असंगत है। बाकी ये सब फॉलो कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है। चलिए ये बना लीजिएगा, साधारण ब्याज पर तो निकालना है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये भी बनाइए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी मैं PDF आपको दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि नहीं कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञानों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर है? PRL ये आपका गुजरात के अहमदाबाद में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? महारत्न की श्रेणी में देखिए महारत्न की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, और नवरत्न की बात करते हैं तो नवरत्न में अभी आपका 25 कंपनी हो गई है रिसेंटली, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम जिसको कि ESIC हम लोग बोलते हैं, इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों की चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो जो ESIC है ना, ये जो बहुराष्ट्रीय निगम है मल्टीनेशनल, इसके लिए जो है ये आपका सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए कह रहा है कि प्लस का अर्थ जो है ये भागा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का अर्थ प्लस हो जाएगा, गुना का अर्थ आपका माइनस है, भागा का अर्थ गुना है, तो इसका वैल्यू निकाल लेना है, मतलब इसका जो साइन है चेंज कर लीजिए और आप आसानी से इसका आंसर निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पुट करिए, इत्मीनान से निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, और देखिए यहाँ पर केल्विन में पूछ दिया गया है। तो आपको पता है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और अब सेंटीग्रेड को हम लोग आसानी से केल्विन में बदल सकते हैं। 273 प्लस C होता है, 273 केल्विन प्लस C, तो 273 प्लस 4 277 आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो पहले इसको कहा जाता था क्या? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग स्वराज दिवस के रूप में भी मतलब मनाया जाता था, स्वराज दिवस के रूप में। क्लियर, तो याद रखेंगे इसको भी। चलिए 21 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वशासन की मांग किया गया, और स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 रखा गया था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो ये स्टार्ट हुआ था कब? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना। और मेड इन इंडिया जो था, मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत भी याद रखेंगे 25 सितंबर 2014 को। तो ये भी साथ साथ आप याद रखिएगा, मेक इन इंडिया इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच समय का अंतर कितना है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के झुकने के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर 2 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पूरा कंडीशन आपको बता दिया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कथन दिया गया है और धारणा दिया गया, उसको पढ़ करके आपको यहाँ पर करें कि दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन सा जो है निहित है इसमें से। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि नहीं, डॉक्टर ने रोगी की माँ को बताया वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है और उसकी नाक बह रही है, वह एलर्जिक राइनिटिस से पीड़ित हो सकती है। डॉक्टर ने रोगी की माँ को बताया। ठीक है,
इसका धारणा है कि बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक राइनाइटिस की लक्षण है। बिल्कुल, डॉक्टर ने इसको जो है डायग्नोसिस किया था और डायग्नोज करके बताया था कि इसको बीमारी जो है ये एलर्जिक राइनाइटिस है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने की लक्षण होती है। ये कुछ भी यहाँ पर नहीं पूछा गया, जस्ट स्टेटमेंट में इतना कह रहा है कि डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया कि वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है। ठीक है, और उसकी नाक बह रही है, वह एलर्जिक राइनाइटिस की पीड़ित हो सकती है। बिल्कुल, तो लंबे समय तक छींकना और नाक बहना जो है ये एलर्जिक राइनाइटिस का ही लक्षण है। तो केवल 2 धारणा इसमें से सही होगा। देखिए क्या देगा, केवल 2 धारणा, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाइएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि खाली स्थान दिया गया, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है। तो कई दफ़ा मैंने बताया कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी घोषणा लोकसभा का स्पीकर करता है। और धन विधेयक जो है ये आपका आर्टिकल 110 में है, अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा। जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी प्रकार से देखिए कथन दिया गया है और आपको निष्कर्ष निकाला। कुछ लड़कियां लड़के हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, मतलब पहले। ठीक है, करे कि कुछ लड़कियां, मान लीजिए ये लड़कियां हैं। ठीक है, कुछ लड़कियां लड़के हैं, कोई लड़का आलसी नहीं है, कोई भी लड़का आलसी नहीं है। ठीक है, तो लड़का में तो ये टच नहीं करेगा। ठीक है, तो लड़का में तो ये टच नहीं करेगा आलसी। अब कह रहा है कि कुछ लड़कियां आलसी हैं। अब देखिए इसमें तो कथन में नहीं कहा गया कि कुछ लड़कियां आलसी हैं, तो इसको हम नहीं मानेंगे। कुछ लड़कियां आलसी हैं नहीं, कुछ लड़कियां आलसी नहीं हैं। तो कुछ लड़कियां आलसी नहीं हैं, देखते हैं क्या दिएगा। बिल्कुल, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो ग्रेनाइट चट्टान जो होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान होती है। अंतर्भेदी, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी ऑप्शन में दे देगा ग्रेनाइट पूछ करके, तो आप बहिर्भेदी और अंतर्भेदी में कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपने सिर्फ आग्नेय पढ़ा है, तो याद रखिएगा ये अंतर्भेदी। ठीक है ना, अंतर्भेदी। ठीक है ना, भेदी ये भाव बना लीजिए, अंतर्भेदी ये आग्नेय चट्टान है। चलिए, अर्थ आवर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। अर्थ आवर डे जो है ये आपको मनाया जाता है कब, तो ये मार्च महीना जो होता है ना, उसके आखिरी शनिवार को, लास्ट सैटरडे को। ठीक है ना, आखिरी शनिवार को ये अर्थ आवर डे मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2007 में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, और ये शुरू किया गया था WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, दोनों तरफ आपको बराबर आना चाहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा, बना लीजिए। आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए ये भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, करें कि ए बी साथ मिलकर के 21 दिन में पूरा करते हैं, सी की मदद से फिर वो 14 दिन में पूरा करते हैं। तो मानते हैं ए बी 21 दिन में कर लेते हैं, और तीनों मतलब मिलकर के सी की मदद से, यानी कि ए भी काम कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी कर रहा है, तो ये 14 दिन में करते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको बताया था ना, बहुत ही आसान तरीका। इसका एलसीएम आप ले लेंगे। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 14 और 21 का करके यहाँ पर देख लीजिए। 7 दूनी 14, 7 तिरके 21, तो 7 दूनी 14 तियाँ 42 एलसीएम है। 14 तियाँ 42, 21 दूना 42, यानी कि 1/42। ये आपका जो है सी अकेले काम करेगा ये कंडीशन में, तो इसको उलट दीजिए, 42 दिन आ जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। तो सुंदरवन डेल्टा ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, इंडिया में भी पड़ता है, बांग्लादेश में भी थोड़ा पड़ता है, और ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किस वर्ष के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण को, इकोनॉमिक सर्वे को, तो ये 1964 में कर दिया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और 1924 में जो है, 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद विवेक देवराय समिति
के सिफारिश पर, ठीक है ना, विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर जो है आपको जो रेल बजट था फिर उसको मतलब जो आम बजट होता है उसके साथ मिक्स कर दिया गया था, ठीक है। और मिक्स करके जो है 2017 में अरुण जेटली के द्वारा इसे पेश किया गया था 2017 में। देखिए चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, ठीक है ना, यही होता है ना, जो सबसे ज़्यादा वोट पाया वो जीत गया। ये प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो ये जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, ये लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। मथुरी जो है, मथुरी या माथुरी अंग्रेजी में भी यहाँ पर पढ़ लीजिए, लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो फ्रेंड्स ये तेलंगाना में है, इसको ध्यान रखिएगा, नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए करेंगे कि हरा जो मटर है, हरी मटर, उसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम जो है यहाँ पर पाइसम सटाइवम यहाँ पर हिंदी में दिया गया। यहाँ पर देखिएगा स्वाइटम दिया गया, तो ये नहीं होगा, ध्यान से पाइसम सटाइवम होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। आपको याद होगा तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें जो है मराठे हार गए थे और अफगान जीत गए थे, यानी कि अहमद शाह अब्दाली अफगानी था, अफगानिस्तान का था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। करेंगे इसको इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए इसको यहाँ पर MO, तो इसको कैसे लिखा गया है, उलट दिया गया है, यानी कि लास्ट से शुरुआत यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं S, तो यहाँ पर लास्ट क्या है N, तो N शुरू किया, ठीक है। उसके बाद आपका I, ये वाला यहाँ पर देख सकते हैं NIO, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा S लास्ट से, S के बाद आपका L, ठीक है, L, तो यहाँ पर देखिए N, फिर एक छोड़ करके मतलब यहाँ L हुआ तो यहाँ पर I हो जाएगा, तो यहाँ I देख सकते हैं I। उसके बाद आपका E आया, तो फिर E अब आप कहाँ बढ़ेंगे, O की तरफ बढ़ गए, एक फिर अगला आ गया, मतलब एक छोड़ा था ना उसको भी इंक्लूड कर लिए NIO। यहाँ से इतना पकड़ करके आप इसको पूरा सही बनाइए, ज़्यादा समय वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो अभी भी 2024 वाला में भी अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में सबसे आगे है, अग्रणी है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए तुलनात्मक जो सुलभ का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है, इसके प्रतिपादन के श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, तो यह डेविड रिकार्डो को, ठीक है ना, डेविड रिकार्डो का, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत जो है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? भारत कब शामिल हुआ था? तो भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था 1945 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए और 24 अक्टूबर 1945 को यह लागू हुआ था, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, उस पद का पालन करना है, चयन करना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह पर आएगा। तो देखिए 1Z3X, देखिए 1 यानी कि मान लीजिए 1 का पोजीशन किसका, A का है, तो एक अगर A का है तो इसका अपोजिट क्या होगा, Z होगा। तो इसी तरह से A का 1 लिख दिया गया और Z इस तरह से लिख दिया गया। 3 किसका है, तो 3 C का है, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट X हो जाएगा, तो 3X, C को मतलब 3 लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए उसके बाद 5 आ गया है, 1 3 5, अगला जो आएगा वो 7 आएगा, इतना तो क्लियर है, अगला 7 आएगा। तो देखिए X और V, Z X V, अब देखिए अब ये वाला कंडीशन पर दिए Z X और V, पीछे से एक एक गैप चल रहा है, Z फिर Y छोड़ कर X आया, फिर X छोड़ W छोड़ करके V आ गया, और अब U छोड़ करके T आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर, 70। चलिए ये सब बना लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ये भी आप बना सकते हैं, देखिए कह रहा है कि नहीं, इस तरह का कंडीशन जो इसके साथ है वही कंडीशन इसके साथ भी होना चाहिए। 3 111 7 रेशियो क्या आएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा बताइए। अब यहाँ पर देखिएगा अगर हम 37 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो 7 तिरका 21,
3 3 9 2 11 1 से 11। अगर हम 37 को 7 से गुना कर दें तो 7 7 49, ठीक है, हासिल 4, 7 3 21 से 4 25, 259, ठीक है, यानी कि 37 से गुना कर दिया गया है। दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं। रीजनिंग का इस तरह का प्रश्न आपको अलग अलग आइडिया आएगा दिमाग में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एक विशेष कूट में रेन को इस तरह से लिखा जाता है, वेट को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एंटर को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल, इसी में से ढूंढ लेना है, दिमाग नहीं लगाना। अब यहाँ पर ई शब्द है, ई इसमें तो नहीं है, ई इसमें है, यानी कि WET, ई को 3 लिखा गया है, ठीक है। एन किस में है, एन इसमें है, एन देखिए लास्ट में है, तो ये 8 नंबर पर है, 8 लिखा गया है, तो यहाँ 3 8 देख सकते हैं, 3 8 दो जगह है। तो अगला देखिए, उसके बाद टी है, टी किस में है, टी इसमें है, टी लास्ट में है, इसमें भी 5 लास्ट में है, तो आप इतना से नहीं 5 यहाँ पर भी है। अब देखिए ई लिखा गया है, ई यहाँ पर फिर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 3 8 5 3 यहाँ पर दिया गया, सही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पद का चयन करें जो कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आता है। अब यहाँ पर DWFUHS, अगला क्या होगा, DW, यानी कि D का अपोजिट क्या है, तो W है, ठीक है। F का अपोजिट क्या है, F का अपोजिट आपका U है, ठीक है, F का अपोजिट आपका U है, ठीक है। उसके बाद देखिए H का अपोजिट क्या है, मतलब ये सब अपोजिट दिया गया है। अब सिर्फ आपको इतना ढूंढना है कि DF, यानी कि DEFGHIJ, मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, D ये वाला, फिर D के बाद F आ रहा है, F मतलब F यहाँ पर है, सॉरी F, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए, F यानी कि एक छोड़ करके, फिर F आया तो G छोड़ करके H आ गया, H आ गया तो एक छोड़ करके IJ आ जाएगा, तो यहाँ पर J आ जाएगा और J का उल्टा ढूंढ लीजिएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो कि व्यय का EMI से है। व्यय EMI, ठीक है, तो आय का वेतन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धातु इनमें से किस विकल्प के साथ सही संबंध है, वही संबंध है जो ऑमलेट का अंडे के साथ, तो ऑमलेट अंडा से बना है तो धातु अयस्क हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद ये वाला कंडीशन है, क्लियर, बना लीजिएगा इसको आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है हमारा कि हाँ ये भी आप बना लीजिएगा। चलिए जीन और कैथरीन सिंड्रेला की मौसी है और चार्ल्स सिंड्रेला का पति है, तो ये भी ब्लड रिलेशन वाला आप बना लीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि दिए गए विकल्प में असंगत कौन सा है, तो चांदी, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ये धातु है तीनों, तो यहाँ पर ये वाला आपका अलग हो दिया गया है। चलिए ये भी आप बना लीजिए, JQM को निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंधित CEA और EHSE का है, ठीक है, तो ये भी आप बना लीजिएगा। देखिए कैसे है, तो C के बाद E, यानी कि C D छोड़ करके E है, फिर यहाँ पर देखिए EFGH 2 छोड़ करके है और ABC 1 छोड़ करके है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए J के बाद 1 छोड़ करके K आ जाए, 1 मिनट रुक जाइए, JKL आ जाएगा 1 छोड़ करके, ठीक है ना। उसके बाद Q के बाद 2 छोड़ना है तो QRST आ जाएगा और फिर अगला में 1 छोड़ना है तो MN छोड़ करके O हो जाएगा, वही कंडीशन है, सेम फॉलो करना है पैटर्न। चलिए ये भी बना लीजिएगा। कह रहे कि एक उपन्यास कथन और धारणा है, एक उपन्यास संपादक ने अपनी क्लाइंट को बताया कि महोदया आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पेज पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी है, हमें अत्यंत अफसोस है। धारणा की पुस्तक के कवर पेज पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण है, ये बात की बात है, ठीक है। पहले दूसरा पढ़िए कि पुस्तक के कवर पेज पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, तभी तो पता चलेगा कि वास्तविक पुस्तक है किसकी, ठीक है। तो केवल धारणा एक निहित है। चलिए किसी कुट भाषा में CUMIN को ऐसे लिखा जाता है, गेस्ट को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ALIEN को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आप बना लीजिएगा, क्लियर ना, रिलेशन बैठा लीजिए। चलिए यहाँ पर संबंध क्या हो जाए, सैनिक युद्ध टैंक से लड़ाई करता है, युद्ध टैंक से, तो किसान किससे खेती करता है, ट्रैक्टर से। तो अपना स्कोर बता दीजिए फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए, पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा दूँगा।